मैं डॉक्टर मिला के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर मिला, आप क्योंकि नासा के साथ काम कर चुकी हैं, हमें ये बताइए हमारे व्यूअर को एकदम आम भाषा में कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी अगर हमारा चंद्रयान इन 15 मिनटों को पार कर लेता है तो। ये अगर 15 मिनट जो हम सारे इंतजार कर रहे हैं वो अगर पार कर गए तो ये इंडिया ही पहला देश होगा जो साउथ पोल के बहुत पास पहुंचने वाला है। और जैसे कि हमने देखा है चंद्रयान 2 में भी और रिसेंटली लूना 25, ये साउथ पोल में जाना बहुत ही मुश्किल है और हमने तो अब बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं। तो ये हम फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम दिखा पाएंगे कि हमारा लैंडिंग टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है और हमने ये टेक्नोलॉजी सफलता के लिए हमने डिजाइन किया है। ठीक है। और जैसे हमें पता है साउथ पोल में जाने का जो पहला एक्सप्लोरेशन है, वाटर मॉलिक्यूल्स ये सब देखने का, ये हमको पहला चांस मिलेगा। और हम ये भी दिखाना चाहते हैं जो प्रज्ञान रोवर है उसका टेक्नोलॉजी काम करेगा, वो अच्छी तरह से निकल के आसपास चल फिर पाएगा। ठीक है डॉक्टर मिला, आप रहिए मेरे साथ। आपने क्योंकि साउथ पोल का जिक्र किया है, क्यों ना अपने दर्शकों को साउथ पोल के बारे में और ज्यादा बता दें। फिर दिलीप साहब के पास चलें। विश्व गुरु, विश्व विजेता, सुपर पावर, ये सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन दिलीप चरियन साहब उसको और डिकोड करें इस मिशन को लेकर। लेकिन पहले साउथ पोल, चांद के जिस दक्षिणी इलाके में चंद्रयान उतरेगा उसके बारे में भी आपको बताते हैं, जहां बड़े बड़े पहाड़ और गड्ढे यानी जिनको क्रेटर्स कहा जाता है वो मौजूद हैं। सूर्य की किरणें यहां तिरछी पड़ती हैं, ज्यादातर हिस्सा यहां अंधेरे में रहता है और यहां पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत। जरा और ग्राफिक जल्दी से चेंज करते हैं पीसीआर और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर बड़े बड़े पहाड़ और गड्ढे मौजूद हैं, सूर्य की किरणें यहां तिरछी पड़ती हैं, ज्यादातर हिस्सा यहां अंधेरे में रहता है। कई गड्ढे अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हुए हैं। अंधेरे की वजह से गड्ढे बेहद ठंडे हैं। इस इलाके का तापमान माइनस, अभी माइनस हमारे यहां चला जाए 1-2 डिग्री, जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है। यहां तापमान -203 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहां पानी और खनिज मिलने की उम्मीद है और इसीलिए चंद्रयान 3 बहुत अहम हो जाता है। मैं साउथ पोल पर लैंडिंग करना मुश्किल क्यों है जल्दी से यह भी बता देता हूं और फिर उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाता हूं। मैं जल्दी से जरा लोअर स्टूडियो आ जाता हूं और आपको बताता हूं कि साउथ पोल पर लैंडिंग इतनी मुश्किल क्यों है। वो जो दक्षिणी हिस्सा चांद का जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, वो भारत जहां पहुंचने वाला है मात्र 24 घंटे के अंदर, वहां क्या है इतनी दिक्कतें, दिखाइए पीसीआर जरा यहां पर। फिर चलते हैं अपने मेहमानों के पास। देखिए बेहद रहस्यमय जगह है ये। हम जिस रहस्य की बात कर रहे थे, सूरज हमेशा यहां क्षितिज पर होता है यानी हॉरिजॉन्टली। अब यहां परछाई बेहद लंबी बनती है। एक इंसान की परछाई जो जमीन पर बनती है उससे बहुत ज्यादा लंबी परछाई बनती है। रोशनी में भी सतह पर साफ साफ नहीं दिखता, इसलिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। लैंडिंग के दौरान बेहद धूल उड़ रही होती है और यह भी वहां पर हमारे रोवर और लैंडर दोनों के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। सेंसर और थ्रस्टर, सेंसर जो वहां पर खोज करेंगे और थ्रस्टर जो वहां पर उसके संतुलन को संभालेंगे, ये दोनों खराब होने का डर है। अब चांद पर वायुमंडल, वहां पर बेहद रहस्यमय जगह, कैमरे के लेंस पर धूल जमने से भी मुश्किल होगी। यह भी वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने है, हमारे लैंडर और हमारे रोवर के सामने साउथ पोल पर। अब सवाल यह है तो फिर इसको पार कैसे पाया जाएगा। सही दूरी का पता लगाने में कठिनाई होगी तो भी यहां पर यह एक रहस्यमयी जगह इसको बनाती है। चांद पर वायुमंडल ना होना, पैराशूट लेकर आप वहां पर नहीं उतर सकते। आपको उसके लिए नीचे उतरने के लिए थ्रस्टर्स की जरूरत है। थ्रस्टर के लिए भारी मात्रा में ईंधन जरूरी है और सीमित ईंधन होने से गलती की कोई गुंजाइश नहीं है यहां पर। अब यहां पर यह है कि जीपीएस तो कोई है नहीं कि जैसे हमने गूगल मैप में डाला कि भाई चांद के इस चौक पर जाना है और गाड़ी वहां पहुंच गई, नहीं, कोई जीपीएस नहीं है। चांद के लिए लोकेशन बताने वाला सैटेलाइट कोई है ही नहीं। लैंडिंग की एक्यूरेट पोजीशन पता लगाना मुश्किल है और यही साउथ पोल जो है चांद का, ये इसको रहस्यमय नहीं बनाता बल्कि बहुत मुश्किल भी बनाता है। दिलीप चरियन साहब, आप साइंटिस्ट नहीं हैं, लेकिन आप ये जरूर समझते हैं कि भारत अगर इस मिशन को कामयाब कर लेता है तो भारत की इमेज क्या होगी। आपसे ज्यादा शायद इस पैनल में कोई बता पाए। बहुत आसान भाषा में सर हमारे दर्शकों को समझाइए, इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद भारत दुनिया में कहां खड़ा होगा। देखिए, इस मिशन के सक्सेस के लिए पहला तो समझना यह है कि ये एक साइंटिफिक मिशन है। पूरे देश में
जो साइंस के लोग हैं इसमें जुट के काम किए हैं। हम सिर्फ इसरो को क्रेडिट करते हैं, पर इसमें कई डिपार्टमेंट्स, कई जो इंस्टीट्यूशंस है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने एक साथ काम करके ये जो कोऑपरेशन का एक सिंबल है वो है इसरो। और एक तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है बाकी देशों को कि हम जो है वो हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में कोऑपरेशन अच्छी तरह से हो रहा है। दूसरा जो डेमोन्स्ट्रेट होगा ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है उसका जो स्किल है वो कितना स्किल है और कितना एडवांस्ड है। तीसरा जो विश्व गुरु के रूप में ये होगा कि हमारा रिमोट कंट्रोलिंग का सेंसर्स और बाकी जो चीजें हैं उन पे हमारा क्या टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंचा है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज है ये सारे टेक्नोलॉजीज अपने देश में और बाकी देशों में भी इस्तेमाल हो सकता है आगे जाके।